हेलो एवरीवन, मैं उत्कृष्ट गुप्ता, एक 9 पॉइंटर मैकेनिक्स डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम वेक्टर्स को कैसे कार्टेशियन सिस्टम में स्टडी करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम बेसिकली वही जो हम लोग पढ़ते आते हैं अपने हाई स्कूल से, जहाँ पे हमारे पास 3 परपेंडिकुलर एक्सेसेस हैं और उसके डिफरेंस में हम एक डिफाइन कर रहे हैं 3 इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में 3D में, ऐसी 2 इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको हम स्टडी करते हैं मोस्टली। इसी को हम यहाँ पे अभी देखेंगे वेक्टर्स को उस फॉर्म में कैसे करते हैं। ये बहुत मेजर पार्ट है जो हम पढ़ते हैं, बट हम इसे एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं सो दैट कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले अपने आगे के डिस्कशन में उन सब चीज़ों के लिए रिफ्रेश हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि इसका नीड क्या है। हमारा पहली चीज़ ये कि जो भी हम कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन यहाँ के थ्रू पढ़ेंगे वो सब के सब बहुत कॉमनली यूज होते हैं। वेक्टर्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर इंजीनियरिंग स्टडी, बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, नॉट जस्ट इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, फ्लूइड में भी काफ़ी यूज होगा। एक रफ इसका आइडिया होना ही इज मच इंपॉर्टेंट कि हमें जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आएगा वहाँ पे भी हेल्प करता है। दूसरी चीज़ कि मतलब जो भी हम डेफिनेशन है वो गो थ्रू होना चाहिए सो दैट जब उसे आगे जब स्टडी करें सो हमें वो चीज़ें रिवाइज करें। सो स्टार्ट करते हैं कि पहला डेफिनेशन की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर के। ठीक है, उससे पहले ये देखते हैं कि हमारे वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वेक्टर कंपोनेंट्स इज बेसिकली जो भी इंडिविजुअल वेक्टर्स जिनका वेक्टर सम एक रिजल्टेंट वेक्टर को बनाता है। कहने का मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर है, इस केस में मेरे पास यहाँ V1 वेक्टर है जो कि अलॉन्ग वी ये वन डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है V2 जो सेकंड डायरेक्शन 2 के अलॉन्ग है। इन दोनों का सम करके वेक्टर सम कर रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ लगा के, ये मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है V। बेसिकली मैंने इसको V1 और V2 को मिला के V बनाया, तो मैं इसे एक तरह से लिख सकता हूँ क्या, V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V। ये वेक्टर का क्या नोटेशन है, कन्वेक्शन हम वेक्टर वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार उसे देख लेना सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम इसे लिखते कैसे वेक्टर्स को, और हम जो भी वेक्टर्स या स्केलर्स को डिनोट करेंगे आगे के डिस्कशन में तो वो कैसे कर रहे हैं कन्वेंशन के लिए, यू कैन चेक दैट वीडियो। सो हमारे सारे वेक्टर्स को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब ये था वेक्टर कंपोनेंट में, यहाँ पे V1 V2 बिल्कुल आर्बिटरी हैं। ये अभी यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल भी बना सकते थे, किसी और टाइप की ओरिएंटेशन में भी हो सकते थे, बट स्टिल जो भी डेफिनेशन वही रहेगी। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है इसी पर्टिकुलर कंपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट का, वो होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन द टर्म किसमें रेक्टेंगल यूज हो रहा है। गिवन दैट कि इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, सो वी गेट सम आइडिया कि यहाँ पे कुछ 90 रिलेटेड चीज होगा। अपना बेसिकली यही है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो हम वेक्टर कंपोनेंट से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला केस होता है जब वो दो वेक्टर कंपोनेंट्स जो हमने अभी डिस्कस करे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं V1 V2 को हटा के एक नए वेक्टर्स, मेरे पास वेक्टर V अभी भी वही है, देख लो ओवरऑल में इसकी जो लेंथ है डायरेक्शन दोनों सेम है, मैंने V को चेंज नहीं करा है। मैंने यहाँ पे दो दूसरे वेक्टर्स लिए हैं जिन दोनों के सम से V बन सकता है। सिंस दो वेक्टर्स का सम से एक वेक्टर निकालने के लिए हम कई तरीके के वेक्टर्स का सम कर सकते हैं। सो पहले वाले केस में क्या था, मैंने ऐसे दो केस लिए थे जिनके बीच में कुछ एंगल था जो कि 90 डिग्री से कम था। ये वाला केस जो भी एंगल था फाइव वो 90 डिग्री से कम था। इस वाले केस में मैं ले रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बनना है, वहाँ पे मेरे वेक्टर कंपोनेंट एक Vx है और एक Vy है। एक्स वाला जो एक्स डायरेक्शन में, वाई वाला वाई डायरेक्शन में, इन दोनों का सम करके भी V आ रहा है, तो ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछले वाले वेक्टर्स V1 V2 कर रहे हैं, बट इन दोनों में फायदा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। सो ओवरऑल क्या है, मैं यहाँ पे जो Vx वाला कंपोनेंट होगा उसे एक्स कंपोनेंट बोलूंगा V का, और मैं जो Vy वाला कंपोनेंट होगा उसे वाई वेक्टर कंपोनेंट बोलूंगा। अब ठीक है, ये तीनों ट्राइंग वो बना रहे हैं हमारा 90 डिग्री का सिस्टम है, ये पैरेललोग्राम लॉ से बना है, बट मैं इसी को ही क्या कर सकता हूँ, ये वी वाई को स्लाइड करके यहाँ पे ले जा सकता हूँ। तो मेरा वी एक्स अभी भी ऐसी है और मेरा वी भी ऐसी है, मैंने बस वी वाई को शिफ्ट करके आगे ले गया, तो ये ट्राइंगल लॉ वाला अपना सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा वेक्टर वी है, वी वाई और वी एक्स में मुझे सिंपल सा थीटा का रिलेटेड रिलेशन मिल रहा है। थीटा क्या होगा मेरा, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना, वी वाई बाई वी एक्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में। और मैं फिर यहाँ पे जब इसका इन्वर्स लूंगा, मतलब टेन इन्वर्स दोनों साइड लूंगा, तो मेरे पास ये रिलेशन आएगा जो कि थीटा को रिलेट कर रहा है इन कंपोनेंट से। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली हम उस वेक्टर को डायरेक्शन को इजीली यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हैं इन कंपेरिजन टू V1 V2 के केस में ये एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर मच प्रेफरेबल ओवर दिस। अब बात करते हैं कि इसे 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने यही कार्टेशियन वाले सिस्टम को। शुरुआत करते हैं कि एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट ही कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका होता है, यूनिट वेक्टर लो, उसको स्केल करो कुछ मैग्नीट्यूड से जो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक मॉड, दो मॉड के बीच में वेक्टर लिख देते हैं, वो हमारे वेक्टर को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है।
ऐसे ही मेरे पास ये एन जो है वो मेरा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या है, ये ऐसा वेक्टर है जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, ये एक तरह से स्केलर में जैसे 1 होता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर्स के टर्म्स में 1 का काम करता है। अब यहाँ पे जो v है वो मेरा वेक्टर है, जिससे मुझे मेरा इंपॉर्टेंट वेक्टर जो मैं निकालूं, जैसे पिछले वाले केस में लिखा था। अब क्या हुआ कि एक हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कार्टेशियन का, हमारे पास 3 लीनियर, कार्टेशियन सिस्टम में भी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। इन जनरल हमारे पास सिर्फ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट यूनिट वेक्टर्स चाहिए जिससे हम बेसिस बना सकें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। 2 डायमेंशनल होता है तो हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। और यहाँ पे तुम इवन ये जो यूनिट वेक्टर वाली कंडीशन इसे भी हटा सकते हो। कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास वेक्टर है, कोई भी इस टाइप से 3 वेक्टर हैं, ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है, और ये मान लो ये दोनों प्लेन पे और ये प्लेन के बाहर है, ये दोनों 2 वेक्टर ऐसे हैं, तीसरा वेक्टर मेरा प्लेन के बाहर है, बट इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये वाला एंगल कुछ 90 डिग्री से कम है, ये वाला एंगल भी जो इस पे प्लेन से ऊपर बना रहा है वो भी 90 डिग्री से कम है, बट स्टिल इन तीनों को मिलकर भी मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकता हूँ 3D में। मैं यहाँ पे कार्टेशियन क्यों यूज कर रहा हूँ, रेक्टेंगल वाला क्यों यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि वो 90 डिग्री होने की वजह से वो मेरा कैलकुलेशन आसान कर देता है, ओवरऑल एनालिसिस आसान हो जाता है। अब हमारा जो कार्टेशियन होता है उसमें वो तीनों के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, पहला चीज। दूसरा, वो तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं, तो वो हम उसे ऐसा बोल सकते हैं, वो जो बेसिस हमारे होते हैं जिसे हम आई जे के बोलते हैं, आई जे के, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, कार्टेशियन सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इन तीनों को हम ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बोलते हैं अपने कार्टेशियन सिस्टम का, ऑर्थो नॉर्मल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और इनका यूनिट वेक्टर है। अब दूसरी चीज क्या कि हम जब कंपोनेंट लिखेंगे एक्स वाई जेड, मतलब वेक्टर तो बी है, कोई रैंडम वेक्टर है मेरे पास स्पेस में, मान लो ये वेक्टर मेरा पेन को डिनोट कर रहा है, पेन कैसे लेते हैं, पेन का टिप ये जो है, ये टेल है उसका, और ये जो है टिप है उसका हेड है। मैं इसे रैंडमली डिफाइन कर रहा हूँ इस रूम के अंदर, इसको मुझे रूम करना है, और मैंने इसका कार्टेशियन सिस्टम के लिए मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कहीं पे डिफाइन कर दिया कि ये 3 एक्सेस है। मुझे क्या चाहिए, इस वेक्टर को मैं उस कार्टेशियन सिस्टम जो मैंने 3 एंगल डिफाइन कर अपने ऐसे 3 कोऑर्डिनेट बेसिस डिफाइन कर रखे हैं आई जी के, उनके टर्म से मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं मानूंगा कि उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, यानी कि जो आई की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो वी एक्स होगा, जो जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा उसे वी वाई बोलूंगा, और जो के की डायरेक्शन में उसे वी जेड बोलूंगा। तो मैं वी को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बेसिकली वो तीनों यूनिट वेक्टर टाइम्स उनका जो मैग्नीट्यूड है उसके टर्म्स में लिखो, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था। ये तीनों तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, आई जे के का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, जैसे हमने डिफाइन करने के लिए वैसे ही कर रखा है। सो मैं इसी डेफिनेशन को, सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन है उसे यूज करके इसे डिफाइन कर रहा हूँ अपने 3 डायमेंशन में। अब यहाँ पे एक खास रिलेशन होता है कि ये वी स्क्वायर जो होता है ये इन दोनों का सम आता है, हम इसे आगे देख सकते हैं कि इसे किस तरीके से एक्चुअली निकाला जाता है। ये एक कॉमन रिलेशन कह रहे हैं कि हम मैग्नीट्यूड को भी इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली इसे सॉल्व करने के लिए तो डॉट प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, कैसे डिफाइन करते हैं वो सब चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने कंपोनेंट निकाले हैं यूजिंग आर डेफिनेशन, कि हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा कि इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात ये है कि हमने जो वी एक्स वी वाई वी जेड है, हमें गिवन था वी, मेरा ये वेक्टर वी डिफाइंड था, वी एक्स वी वाई जी जेड तीनों कंपोनेंट्स हैं उस वेक्टर के, इस गिवन वेक्टर के। अब ये है कि मुझे वी पता था बट मुझे वी एक्स वी वाई वी जेड नहीं पता, वो मैं कैसे निकालूं। इसका एक सिंपल तरीका है, पहले मैंने डिफाइन कर लिया कि मेरा वी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा है। एक प्रॉपर्टी हम अपनी पिक करेंगे, ये यूनिट वेक्टर मैंने बोला था ऑर्थोनॉर्मल है, कहने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, जो इसका अपने आई का मैग्नीट्यूड जो होगा वही जे का मैग्नीट्यूड, और अपना के का मैग्नीट्यूड सब सेम होगा, और ये होंगे 1। और दूसरी चीज़ क्या है, ये होंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है नॉर्मल होने की या यूनिट वेक्टर होने की वजह से। एक और चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कि हमें अगर इसको ऐसा स्क्वायर के टर्म में लिखना होता है तो हम इस वेक्टर का डॉट कर देते हैं खुद से, एक वेक्टर का खुद से डॉट करने पे वो उसका स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। तो इस टाइप से हम उसे रिलेट कर सकते हैं। ये वाली जी, ये इसका जो एलएचएस है वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में जो स्केलर है, जबकि इसका आरएचएस है वो वेक्टर्स के टर्म्स में डॉट के। डॉट प्रोडक्ट हम एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है कैसे डॉट प्रोडक्ट होते हैं, सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि डॉट प्रोडक्ट होते कैसे और ये हम कैसे करते हैं। बट फॉर नाउ ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें वहां से डिराइव होती है। तो हमने यही चीज़ है, ये हमारे सारे मैग्नीट्यूड की कंडीशन है, ये हो गई नॉर्मल वाली कंडीशन। ऑर्थो ऑर्थो वाली कंडीशन, ऑर्थोगोनल होने की मतलब इन दोनों का डॉट इंडिविजुअली करने पे ये 0 होना चाहिए। इसका सिंपल रीजन है, दो वेक्टर्स का जो डॉट होता है वो उसके एंगल के बीच में भी डिपेंड करता है और वो कोसाइन पे डिपेंड करता है, यानी कि कोई वेक्टर अगर v1 और u का मैं अगर करूँगा डॉट प्रोडक्ट तो इनके मैग्नीट्यूड टाइम्स इनका कुछ कोसाइन में भी डिपेंड करेगा, जो इनके बीच का एंगल है, थीटा इनके बीच का एंगल है। तो इन दोनों के बीच में आई और जे तो क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कोसाइन ऑफ 90 कितना होता है 0, तो इस वजह से ये सारा का प्रोडक्ट 0। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो मैंने v लिया, मैं v से हम डॉट करूंगा i से, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये अपना वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, या फिर ऐसे में जे के, सॉरी ये आई कैप हटा के जे टीचर वाले लगा सकते हैं, और वी जेड मैं यहाँ पे के कर रहा हूँ। मैंने इसका डॉट कर दिया i से, i का i से डॉट होगा तो क्या होगा वी एक्स
आई का स्क्वायर जो होगा मॉड आई का स्क्वायर जो कि 1 होता है, प्लस आई और जे का डॉट क्या होता है 0, प्लस जे और आई का के और आई का क्या होगा वो भी 0। तो मेरा ओवरऑल क्या आ गया वी एक्स। तो मैंने वी एक्स को निकाला कैसे, इन दोनों का डॉट करके। सिमिलरली मैं वी वाई के लिए भी यही कर सकता हूँ, जे से डॉट कर दूँ वी का तो मुझे आ जाएगा, के से करूंगा तो जेड आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास ये फाइनली ये एक्सप्रेशन निकल के आते हैं। कहने का मतलब मुझे गिवन वेक्टर से मैं उसके कंपोनेंट्स को कैसे निकाल सकता हूँ, बाय डॉटिंग विद द बेसिस जो डिफाइन किए। ये तुम मुझे डायग्राम में के थ्रू भी देख सकते हो। मेरे पास ये वेक्टर वी गिवन था, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसे डिफाइन है जो एक बॉक्स बना रहा है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है जो क्यूबॉइडल होता है वैसे 3D में, 2D में रेक्टेंगुलर है। बाकी मेरे जो कंपोनेंट्स है वो आई के डायरेक्शन में वी एक्स है, वाई के डायरेक्शन में वी वाई था और जेड के डायरेक्शन में वी था। तो ओवरऑल मेरा सिस्टम ऐसे डिफाइन था। ठीक है, सो इसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। हमने आज काफी सारी चीजें डिस्कस करी रिगार्डिंग की कार्टेशियन सिस्टम में हम अपने वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम जो भी ज्यादातर मैकेनिकल इसमें इंजीनियरिंग में अपना ज्यादा यूज करते हैं बहुत कॉमन टाइप होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो टिल देन हम अगली वीडियो में आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। टिल मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।